बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उरीदा इशरत अली एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री गली। आज जो मैंने कोट लगाया है आप लोगों के लिए, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि डू एवरीथिंग विद अ गुड हार्ट एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। आप लोग कोई भी काम करें, किसी के लिए करें या कोई चीज़ ना भी हो, अगर आप वैसे ही अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के कीजिएगा कि आप जिसके साथ, अगर आप किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं तो बदले में अगली बार वो पर्सन भी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन इतना ज़रूरी जहन में रखिएगा कि जो हम कर रहे होते हैं वो हमें रिटर्न ज़रूर आता है। ठीक है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे पास अच्छा आएगा और अगर हम बुरा कर रहे हैं तो हमारे पास बुरा आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस पर्सन के साथ अगर हम अच्छाई कर रहे हैं वही पर्सन बदले में हमारे साथ अच्छाई करेगा। अच्छाई होगी ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि वो अच्छाई करने वाला जो है वही शख्स ना हो, कोई और हो। ठीक है, तो आप जो है आप लोग जो है वो अच्छे काम और अच्छाई की तरफ करते रहिए। ठीक है, हो सकता है कि अभी नहीं, फौरी ना सही, लेकिन एक ना एक दिन या एक ना एक वक्त आपको वो अच्छाई का सिला मिलेगा ज़रूर। तो इसी के साथ जो है आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब जो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है और कोई भी चीज़ है आपको पूछनी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी टॉपिक आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए ईमेल कर सकते हैं। और आप फेसबुक पेज पे मेरे फेसबुक का ग्रुप भी देख सकते हैं केमिस्ट्री गली के नाम से, और फेसबुक पेज भी मेरा केमिस्ट्री गली के नाम से है, वो भी जाके आप लाइक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, तो अब आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को बीच में से, और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो कॉपी डाउन कर लें साथ साथ, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अपने अच्छे कमेंट्स के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई आप करना चाहते हैं तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, या आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो यूट्यूब कमेंट के ज़रिए भी। तो अब हम चलते हैं वीडियो लेक्चर की तरफ। सब लोगों ने कंटेंट से देख ही लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो हम जैसे हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने जो है वो 2 प्रोसेस को कवर किया था, तो आज हमारा 3rd लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो इसके अंदर हम एस ब्लॉक एलिमेंट का जो तीसरा प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको वर्बली बता रही हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को हम जिस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं वो भी लिखा हुआ है, इसका नाम फ्रॉम कास्टनर केल्नर सेल और प्रोसेस। ठीक है, तो ये कास्टनर केल्नर सेल और प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन देखेंगे आज। लेकिन ये मेथड जो है वो बैन हो गया है, और इसकी वजह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि इसका रीज़न क्या था इसके बैन होने का। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्यों इसकी प्रिपरेशन ज़रूरी। ज़ाहिर है हम उस ही चीज़ को प्रिपेयर करते हैं ना जो हमारी नीड होती है या हमें चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पेश आती है और क्या यूजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास सोडियम मेटल हम प्रिपेयर कर रहे थे, सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस यानी कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था, और मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट के बारे में बताया था कि सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है वो हमारे पास क्लीनिंग एजेंट है वो। ठीक है, क्लीनिंग वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं हम उसको। तो आपको पता है कि वॉशिंग पर्पस कितना ज़्यादा आम है और डेली लाइफ में इसके बगैर जो है वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वाइव नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इसके बगैर हमारा जो है वो मुश्किलात हमें पेश आएंगी, क्योंकि हमें क्लीनिंग की हर रोज़ ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज हम जिसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो तो सभी जानते होंगे, NaOH। ठीक है, NaOH इसका सोडियम केमिकल फार्मूला होता है। अब हमारे पास क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है क्या ऐसी ज़रूरत है और ये क्या ऐसे काम करता है या क्या इसके यूजेस हैं।
तो सबसे बड़ा इसका जो यूज़ है वो ये है कि ये भी हमारे पास जो है वो क्लीनिंग के उसमें ही आता है, लेकिन इसके अलावा ये जो है वो सोप्स में इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, आपकी सेकेंड ईयर की लैब एक होती है केमिस्ट्री की लैब में, क्योंकि मैं कराची बोर्ड की हूँ तो मैंने परफॉर्म किया हुआ है, तो इसमें हमें एक लैब करवाते हैं जिसके अंदर हम सोप फॉर्मेशन करते हैं फैटी एसिड्स के साथ। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये हमारे पास सोप फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सोप की मेकिंग में यूज़ होता है एक तो सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ये जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ, मैं यहाँ पे इसके यूजेस पहले लिख रही हूँ, ठीक है, फिर हम इसके बारे में इसका सेल कैसे होता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, वर्किंग क्या होती है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूज़ नंबर 1 क्या है कि एक तो ये फॉर्मेशन ऑफ सोप में यूज़ होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोप्स में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सोप्स हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड यूज़ क्या आता है कि ये हमारे पास प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब क्योंकि मैं आजकल जो है वो, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने क्योंकि इसको प्रैक्टिकली देखा है, तो आजकल मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रही हूँ, इंटर्नशिप है मेरी। तो वहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो कपड़ा हमारे पास होता है कॉटन, ठीक है, वो क्या होता है कि जब उसकी फिनिशिंग हो रही होती है ना, फिनिशिंग पर्पस के लिए वो अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि कॉस्टिक सोडा, इसका दूसरा नाम जो है वो कॉस्टिक सोडा भी है, ठीक है, कॉस्टिक सोडा हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉस्टिक सोडा हमारे पास कपड़े की जो है वो प्रोसेसिंग, यानी कि कॉटन फैब्रिक की जब प्रोसेस हो रहा होता है वो, तो उसको जो है वो आप कॉस्टिक सोडा से जो है वो कपड़ा पूरा लेके जा रहे होते हैं, प्रोसेस में जा रहा होता है वो, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग ऑफ तो कॉटन फैब्रिक की प्रोसेसिंग में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। अब सोप फॉर्मेशन में पढ़ लिया हमने कॉटन फैब्रिक में। इसके अलावा जो ब्लॉकेज आ जाती है हमारे ड्रेन में, ठीक है, ड्रेन की ब्लॉकेज को भी ये जो है क्लियर करता है। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल किचन में आपका जो है वो जो ड्रेन है वो अगर ब्लॉक हो गया है, तो हम जो है कोई भी पाइप जो है वो ब्लॉकेज हो गई है किसी वजह से, तो हम उसमें कॉस्टिक सोडा की मदद से हम उस लाइन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो क्लीनिंग पर्पस के लिए, या अवन की क्लीनिंग के लिए जो है वो ये यूज़ करते हैं हम कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है, ड्रेन में कोई भी हमारे पास जो है वो इसकी क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब हम ये भी सवाल यहाँ पे कर सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ नहीं करते, बस हम क्या नाम है, ब्लॉकेज के ख़त्म करने के लिए, तो वो इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वो माइल्ड बेस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ठीक है। और ये हमारी जो है वो करोसिव भी होती है स्किन के लिए, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी मतलब स्किन को डैमेज कर देती है, आपकी बर्न कर देती है। तो ये जो है कॉस्टिक सोडा आपकी बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंसिटी में इसकी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ज़ाहिर है सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो ये जो है वो ब्लॉकिंग जो है वो आराम से जो है क्लियर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसलिए हम सोडियम कार्बोनेट को, वो माइल्ड होती है तो इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इसको जो है वो क्लीनिंग में जो है ड्रेन में हम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी सेल की कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि किस तरीके से एक सेल जो है वो वर्क करता है, और उसकी कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ेंगे और फिर हम उसकी वर्किंग पढ़ेंगे, और सबसे एंड में हम उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे।
ओके जी, तो ये है हमारे पास इसकी क्रॉस सेक्शनल डायग्राम जो हमारे कास्टनर कैलनर सेल है, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसका, इस डायग्राम का। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि आपकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन इसमें दोनों कवर हो जाएगी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको जो है वो अपने पास खुद से एक बार ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ, जो मैं अभी ड्रॉ कर रही थी यहाँ पे, आप मेरे साथ साथ ये ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। और अगर आपको ये याद हो जाती है, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम कह लें आप इसको, फ्लोशीट डायग्राम कह लें, जो मैंने पिछले प्रोसेस में भी करवाई थी, तो आपको जो है समझे पूरा प्रोसेस आपको याद हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बताऊँगी कि किस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्शन हुई है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें, इस डायग्राम में, कि हम जो है वो इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स हमने इसके कर लिए। ये वाला पार्ट जो है वो अपर पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो हमारा लोअर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। लोअर पोर्शन होगा वो अपर पोर्शन होगा। तो जो हमारे पास अपर पोर्शन है, तो अपर पोर्शन हमारे पास कहलाएगा प्राइमरी चैम्बर। अपर पोर्शन हमारे पास कहलाएगा प्राइमरी चैम्बर, ठीक है। जबकि लोअर चैम्बर जो होगा हमारा, लोअर पोर्शन, ठीक है, सेकेंडरी चैम्बर। अच्छा जी, तो ये तो थे दो कंपार्टमेंट इसके, सही है। अब हम चलते हैं, पहले हम अपर पार्ट से शुरू करते हैं, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दो इनलेट्स हैं हमारे, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, ठीक है। ये दो इनलेट्स में हम क्या ऐड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्राइन सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा रॉ मटेरियल है। ज़ाहिर है, क्योंकि जो भी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की नीड तो है ही। तो हमने पिछले वाले अगर प्रोसेस की बात करें, जो अमोनिया सॉल्वर प्रोसेस था, मैं कंपेयर करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आएँ ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो उसके अंदर जो हमारे रॉ मटेरियल थे उसमें हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन था और अमोनिया गैस थी, और हमने इसके अलावा लाइम स्टोन, हमने उसमें 3 रॉ मटेरियल लिए थे। ये रॉ मटेरियल, उसके रॉ मटेरियल भी बहुत चीप थे, और इसमें तो हमें चाहिए ही बस ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, सही है, सॉल्ट का, तो वो हमारे पास ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है। और वो हम यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि ये पूरा सेल है, ठीक है, और इसके दो कंपार्टमेंट है, एक अपर है एक लोअर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास अपर कंपार्टमेंट है इसके अंदर हमारे पास 3 ब्लॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये 3 ब्लॉक्स जो हैं वो सॉलिड मेटल के बने हुए होते हैं, जिसको हम कनेक्ट करते हैं एनोड टर्मिनल से, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये जो 3 ब्लॉक हैं ये सॉलिड मेटल हैं। अब ये टाइटेनियम की प्लेट्स भी हो सकती हैं, और यहाँ पे ग्रेफाइट के भी प्लेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सॉलिड मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है एनोड किसका बना दिया, टाइटेनियम प्लेट्स का, या टाइटेनियम ब्लॉक्स कह लें, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 इनलेट हैं। 2 इनलेट का काम क्या है, वहाँ से हमारे पास रॉ मटेरियल ऐड हो रहा है, और रॉ मटेरियल क्या है, ब्राइन सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ऐड किया। अब जब यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन ऐड होगा और फिर हम जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कराना शुरू कर देंगे, तो होगा क्या कि आयनाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। आयनाइजेशन रिएक्शन होगा और हमारे पास जो है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास आइंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे सोडियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आइंस अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू करवा दी है। तो अब होगा क्या कि अब ये देखें, ये पॉजिटिव है क्योंकि, तो ये इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखें Cl नेगेटिव हमारे पास है, वो इसकी वो यहाँ पे ब्लॉक्स की तरफ या प्लेट्स की तरफ जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही हमारे पास Cl यहाँ पे अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ, और एनोड पे जाके वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। जैसे ही Cl ऑक्सीडाइज होगा वो Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो Cl2 गैस हम जो है एज अ बाय प्रोडक्ट कह लें इसको, ठीक है। ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है। इसको हम चाहें तो कलेक्ट भी कर सकते हैं और चाहें तो हम इसको मतलब ना भी कलेक्ट करें, ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट पे है, बट अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास Cl2 गैस एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से तो आपको एक रिएक्शन, एक आयनाइजेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हम ब्राइन सोल्यूशन एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करानी शुरू की तो एनोड जो है एक्टिव हो गया। अब इस आयनाइजेशन रिएक्शन हुआ और हमारे पास जो NaCl था वो ब्रेक हो गया, किस में,
Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, देन नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये जैसे ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन होते ही हमारे पास Cl2 गैस बनना शुरू हो जाएगी। Cl2 गैस हमारे पास ऐसा बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी यहाँ ऊपर वाले इन आउटलेट से, ठीक है। 2 इनलेट हैं और 1 आउटलेट है। फिर क्या होगा नेक्स्ट में, अब ये तो बात हो गई प्राइमरी चैम्बर की, जो हमारा पास अपर पोर्शन था उसके अंदर सिंपली ये हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले उसकी पोर्शन की, जो कि हमारे पास लोअर पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी चैम्बर। अब यहाँ हो रहा होता है मेन काम, ठीक है। तो इस सेकेंडरी चैम्बर को आप देखें, यहाँ पे मैंने हल्की सी लाइनिंग से जो है ये शो किया है। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये जो लाइनिंग से मैंने शो किया है ये है हमारे पास डायाफ्राम, ठीक है। तो ये डायाफ्राम है हमारे पास। अब डायाफ्राम से क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आपने चार्जेस देख लिए, ठीक है। Cl तो आपके पास Cl2 गैस बन के बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है, बट जो यहाँ पे Na पॉजिटिव है ये क्या होगा, इस डायाफ्राम से पास होगा। तो जैसे ही इस डायाफ्राम से पास होगा ये पॉजिटिव आइंस, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे अपने इस लोअर कंपार्टमेंट के जो है वो समझे, ये फ्लोइंग मरकरी पाइप जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सेल के इस पार्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे जो आपके पास ये जो पूरा पाइप कह लें आप इसको, या पूरा जो सेल का पार्ट है, यहाँ पे आपके पास मरकरी फ़्लो हो रहा है, ठीक है। अब वो मरकरी जो फ़्लो हो रहा है वो हमारे पास किस टर्मिनल से अटैच है, कैथोड से। इसी वजह से हम इसको कहते हैं मूविंग मरकरी कैथोड, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा टर्मिनल पूरा जो ये हमारे पास कहना चाहिए सेल का जो पार्ट है, इसमें फ्लोइंग मरकरी मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास फ्लो करता जा रहा है मरकरी, और यहाँ से हमारे पास सोडियम के आइंस आते जा रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे किसी के जहन में सवाल आ रहा हो और किसी के जहन में सवाल ना आ रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब आप लोगों को पता ही है कि जो ब्राइन होता है हमारे पास वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो डेफिनेटली इसके अंदर वाटर भी होगा और NaCl भी होगा, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब आयनाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो जैसे Na पॉजिटिव आ रहा है और Cl नेगेटिव आ रहा है, इसी तरीके से वाटर के भी तो आयनाइजेशन हो रही होगी, तो H पॉजिटिव हमें मिल रहा होगा और OH नेगेटिव मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे इसके पास, सही है। तो इसका रीज़न ये है कि अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है ना, इसको भी डायाफ्राम से पास होके नीचे आना चाहिए मरकरी फ्लो में, लेकिन ये नहीं आ रहा। उसका रीज़न क्या है कि जो Na है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होता, ठीक है जी। तो इसकी हमारे पास रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट्स ये जो है इसीलिए माइग्रेट करेगा, ये नीचे आएगा डायाफ्राम से और ये जो है वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये पास आउट नहीं हो पाएंगे। तो डायाफ्राम लगाने का मकसद ही यही होता है हमारा कि हमें जो है वो स्पेसिफिक चीज़, अब डायाफ्राम कोई पोरस मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आइंस की बेस पे जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैवल करता है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास ट्रैवल जो करेगा वो हमारे पास मरकरी फ्लो यहाँ पे हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये यूँ यहाँ पे ये मरकरी पंप लगा हुआ है जो कि मुसलसल फ्लो में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो हो रहा है और यहाँ से ऊपर से हमें जो है वो Na पॉजिटिव हमें मिलते जा रहे हैं आइंस। अब ये क्या हो रहा है कि ये हमारे पास मरकरी के साथ जैसे ही मिलेंगे, ठीक है, या मरकरी से कंबाइन होंगे तो ये फिज़िकली कंबाइन होंगे और ये कुछ इस तरीके का, मरकरी आपको पता है Hg होता है, ठीक है। अब ये जब Na पॉजिटिव मिलेंगे तो ये इस तरीके से जो है वो एक फिज़िकली जो है वो कंबाइन हो जाएंगे इस तरीके से। केमिकली ये कंबाइन नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मरकरी जो है वो कभी भी वजह यही है मरकरी को यूज़ करने की कि ये कंबाइन नहीं, ये किसी से रिएक्शन केमिकली तौर पर रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो है क्या कहते हैं Na के साथ जो है वो फिज़िकली रिएक्ट करेगा, तो ये बना लेगा सोडियम अमलगम। अच्छा, अब ये सोडियम अमलगम क्या है कि हमारे पास जो अमलगम का वर्ड है, तो ये क्या होता है हमारे पास अमलगम का मतलब है कि ये एलॉय ऑफ मरकरी है, ठीक है। ये एलॉय ऑफ मरकरी है। अमलगम क्या होता है, अब आप लोगों को पता होगा, अब बहुत से बच्चों को एलॉय नहीं पता होगा और कुछ को पता भी होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ
कि एलॉय क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम मेल्ट करके कंबाइन करते हैं, ठीक है, और वो जो है एक नई चीज़ फॉर्म कर लेते हैं या कोई भी जो रिएक्शन हो रहा होता है वो हमारे पास कहलाता है एलॉय, ठीक है। और उसमें से एक का मेटल होना ज़रूरी होता है, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो उसमें से मेटल लाजमी से होगा, ठीक है, तभी वो हमारे पास एलॉय फॉर्म करेगा। तो अब जो है ये अमलगम जो मरकरी से जितने भी मिलने वाले हमारे पास एलॉय होते हैं वो अमलगम कहलाते हैं, ठीक है। उसको हम एक टेक्निकल टर्म कह लें या केमिकल टर्म में हम उसको अमलगम कहते हैं। अब जो है, अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर जिंक होता फॉर एग्जांपल तो हम जिंक अमलगम कहते, ठीक है। अमलगम का मतलब ये होगा कि अलॉय ऑफ मरकरी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम अमलगम है, इसी तरीके से यहाँ पे जिंक अमलगम भी हो सकता था, यहाँ पे क्या कहते हैं एल्यूमिनियम अमलगम भी हो सकता था। तो इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट अमलगम फॉर्म कर सकता है अलॉय ऑफ मरकरी, मतलब अमलगम बन सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अमलगम बन जाएगा, तो इसलिए अब ये पॉजिटिव स्टेट में नहीं रहेगा, ये मरकरी के साथ फिज़िकली बॉन्ड बना लेगा, ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है वो मरकरी के साथ अब Na भी जो है वो ट्रैवल करता हुआ डेन्यूडर में आएगा। डेन्यूडर के काम क्या होता है, डेन्यूडर में आते ही क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट ब्लॉक है और इसके अंदर वाटर फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम अमलगम आपका इसमें डेन्यूडर में आएगा, डेन्यूडर में ग्रेफाइट ब्लॉक है, इसके अंदर वाटर फिल है, यहाँ पे रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, और वो रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे वाटर के साथ जो है वो सोडियम मिलके NaOH में की प्रोडक्शन करेगा और हमें जो है वो इस आउटलेट से हमारा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहीं कहीं फ़िल्टर भी लगे हुए होंगे, तो वापस से जो है वो मरकरी फ़िल्टर होता हुआ दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा और दोबारा फ्लो करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से ये रिएक्शन सेल का चलता रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वाटर है तो मरकरी जो है वो वाटर के साथ मिक्सअप क्यों नहीं हुआ। तो मरकरी जो होता है हमारे पास नोबल मेटल्स आप समझते होंगे, नोबल वो चीज़ होती है जो कि वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं कर सकती, तो मरकरी उन्हीं में से है। एक हमारे पास टर्म आती है, यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं हापा मेटल्स। हापा ये जो है वो नोबल मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसका ये क्या है कि Ag प्लेटिनम एंड Au गोल्ड, ठीक है। तो मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये जो है आपके पास कभी भी ये रिएक्ट नहीं करते वाटर से, ठीक है, नेवर रिएक्ट विद वाटर, सही है। तो ये कभी भी मिक्सअप वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा मरकरी, यही रीज़न है कि ये फ़िल्टर होता हुआ दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा और मरकरी पंप के थ्रू ये दोबारा से प्रोसेस जो है वो आपका दोबारा से चलने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यू रहेगा, सॉरी दोबारा से तो नहीं, कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं कि अब आप लोगों को यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा होता है यहाँ से H2 गैस भी रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। अब H2 गैस को भी आप बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, बट हम इसको इतना वो नहीं लेते क्योंकि H2 गैस जो है वो वैसे भी हमें आराम से अवेलेबल होती है, मिल जाती है, तो हमें इस मेथड के थ्रू जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब जो है हम जो इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे ना उसके बारे में बता देती हूँ। अब जब भी हम कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं ना तो हम उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे सबसे, अगर आप नोटिस करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब ब्राइन सोल्यूशन यानी कि हम जो अपना रॉ मटेरियल यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे आयनाइजेशन रिएक्शन हो रहा था सबसे पहले, तो इसलिए हम सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होगा वो आयनाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फिर हम देखेंगे एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ है। तो एनोड पे अगर आप देखें तो Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है और Cl2 गैस बनके हमें बाय प्रोडक्ट मिला है, प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो एनोड पे ये रिएक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। तो कैथोड पे तो कोई ऐसा फिजिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बट हमारे पास क्या हो रहा है कि सोडियम के जो वो है, मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेके मरकरी के साथ फिजिकली कंबाइन हो रहा है, ठीक है, सोडियम अमलगम की फॉर्म में बन रहा है ये। और फिर ये डेन्यूडर में आता है, तो डेन्यूडर में हमारे पास लास्ट केमिकल रिएक्शन किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास इसमें चार जो है वो हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो अब आप ये डायग्राम की जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शंस होंगे उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत ज़्यादा आसान है, और ये जो है ना, अगर आप लोगों को ये याद हो गई तो आप कभी भी इसका जो है वो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल आप खुद ही लिख सकते हैं, ये अगर डायग्राम आपने याद कर लिए तो। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को आई होप सो कि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन और जो है वर्किंग समझ आ गई होगी सेल की। तो अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ, और जैसे कि मैंने बताया था केमिकल रिएक्शंस के 4 हैं। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आयनाइजेशन रिएक्शन हो रहा होता है कि हमारे पास आइंस में ब्रेक डाउन हो रहा होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, जब हम रॉ मटेरियल ऐड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराना शुरू करते हैं। तो देखिए आइंस में किस तरीके से ये ब्रेकेज हो जाती है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा रिएक्शन है, ये समझ आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं रिएक्शन एट एनोड के, एनोड की साइड पे क्या रिएक्शन हो रहा होता है। तो देखा आप लोगों ने कि उस वक्त हमारे पास Cl नेगेटिव के चार्जेस थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे, एनोड की तरफ आते थे, और वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करा के जो है वो Cl2 गैस में कन्वर्ट होके जो एवापोरेट हो रहे थे, या एज अ बाय प्रोडक्ट हम उसको कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, Cl2 गैस को हम कलेक्ट कर रहे थे। फिर क्या होता है कि अब हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड क्या हो रहा है। अच्छा, इस पे ऐसा कोई रिएक्शन हो नहीं रहा होता, लेकिन जो है वो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि वहाँ पे सोडियम के जो आइंस हैं वो अमलगम, मतलब इस तरीके से सोडियम अमलगम बना रहे होते हैं, फिजिकली बॉन्ड हो रहे होते हैं। तो हम ये एक रिएक्शन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये शो करना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको ये बात समझ आ रही है कि ये फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रिएक्शन है डेन्यूडर, डेन्यूडर में जहाँ पे वाटर था और ग्रेफाइट ब्लॉक था वहाँ पे भी तो हमारे पास रिएक्शन हो रहा था, वहीं से हमें प्रोडक्ट मिल रही थी। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम अमलगम हमने लिया और उसके साथ वाटर मौजूद था वहाँ पे, तो हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवा के यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, और ये बहुत अच्छी प्योरिटी की, मतलब ये बहुत अच्छी प्योरिटी की जो है वो इसकी गुड प्योरिटी की प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है इस मेथड से। ठीक है, गुड प्योरिटी की प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है, और हमारे साथ इसके साथ साथ हमारे पास H2 गैस रिलीज़ होती है और हमें मरकरी जो है वो रिसाइकिल होकर मिल रहा होता है। ठीक है, दोबारा से वो पंप के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस वाले जो मैंने रेड मार्कर से रिएक्शन लिखा है। तो देखिए मैंने बताया था शुरू में ही वीडियो के कि ये प्रोसेस बैन हो चुका है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्यों बैन हो चुका है, जबकि सक्सेसफुल था, ये हमें प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन ये फिर भी बैन कर दिया गया। तो हम देखिए कोई भी इंडस्ट्री जो होती है ना, वो चाहती है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम उसको आए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये मेथड जो था वो सक्सेसफुल तो ज़रूर था, बट ये कॉस्टली भी था। कॉस्टली किस सेंस में, रॉ मटेरियल तो इसका बहुत चीप है, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो वो तो बहुत ही चीप है, लेकिन जो है तो ये इसका एक एडवांटेजेस, मतलब आप वही कहते हैं ना कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हर चीज़ के होते हैं, तो इसका ये एडवांटेज है कि इसका रॉ मटेरियल चीप था। ठीक है, इसके अलावा हमें गुड प्योरिटी की प्रोडक्ट हमें मिल रही थी, तो ये इसके एडवांटेजेस थे। बट इसके डिसएडवांटेज क्या थे, वो ज़्यादा हार्मफुल थे। वो किस तरीके से थे, एक तो डिसएडवांटेज ये था कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी इसके अंदर। दूसरा क्या है कि जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो है मरकरी। मरकरी एक तो बहुत जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, तो वो अगर आप टच भी कर लेते हैं तो आपकी जो है वो कैंसर सेल्स जो है वो आपके बनने लगते हैं बॉडी में। तो वो जो है वो मरकरी को हैंडलिंग उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब रिस्की हो गई थी। और इसके अलावा क्या है कि मरकरी जो है वो एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है, तो मरकरी का जो है अगर आप देखें कि रिसाइकिल हो रहा है हालांकि प्रोसेस में मरकरी, बट आपको कभी ना कभी तो उसको डिस्कार्ड करके आपको चेंज करना है, तो वो जो है वो भी एक कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, एक्सपेंसिव है। तीसरी चीज़ क्या थी कि इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस। तो तीसरी चीज़ जो थी वो तीसरा डिसएडवांटेज ये था कि हमारे पास जो है मरकरी जो है वो हम डिस्कार्ड करते थे तो हमारी सी पोल्यूशन बढ़ जाती थी। ठीक है, सी फूड कंटेमिनेशन आ जाती थी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से इस मेथड को बैन कर दिया गया। और अब हम नेक्स्ट मेथड इसका पढ़ेंगे नेल्सन सेल का, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, अच्छा, अब ये रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है टू अवॉइड दिस रिएक्शन। अब होता क्या है कि आपने नोट किया होगा, मैंने बताया था कि ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड था सेल। ठीक है, एक तो सेल नॉर्मली सेल होता है, हम उसको इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड जो है वो हम एक ही जगह रखते हैं। बट यहाँ पे हमने देखा होगा कि हमने अलग अलग कंपार्टमेंट में एनोड कैथोड को रखा था। ठीक है, लोअर और अपर और लोअर पोर्शन हमने रखे थे इसमें। तो उसकी वजह ये थी कि क्या होता है, NaOH जो है वो Cl2 के साथ हाईली रिएक्टिव होता। अगर तो हम
Cl2 को ऊपर से या अलग से कलेक्ट ना कर रहे होते तो हमारे पास ये रिएक्शन हो जाता है। जो क्या होता है, हमारे पास NaOH जो है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करवा के NaCl कन्वर्ट हो जाता और हमारे पास सोडियम क्लोरेट यानी कि ये जो है वो फॉर्म हो जाता, वाटर फॉर्म हो जाता। तो हम जो है वो इस वजह से क्या कहते हैं वो नहीं, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हमने 2 कंपार्टमेंट बनाए थे इस सेल के। ठीक है, तो ये था आज का पूरा प्रोसेस जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ों को कवर कर सकूं, सारे रीजंस को कवर कर सकूं। तो मैंने आपको इसके डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा यूजेस भी बता दिए हैं, इसके अलावा रीज़न भी बता दिया कि हम क्यों कंपार्टमेंट्स में जो है वो 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम इस रिएक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कास्टनर गैनर सेल की पूरी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम और जो है आपके पास केमिकल इक्वेशंस मैंने बता दी हैं आप लोगों को। आई होप आप लोग जो है वो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ख़ुद से। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिए।